पैराडॉक्स बीएससीबी के इस ऑनलाइन क्रैश कोर्स क्लासेस में आप सभी का स्वागत है बच्चों। मैं हूं मुकेश कुमार सिंह और आज मैं लाया हूं आपके इस वीडियो में क्लास जो आपका है पॉलिटिकल साइंस क्लास 10th का, और उसी का मैं लाया हूं पॉलिटिकल साइंस से रिलेटेड बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न जिससे संभावित प्रश्न कहते हैं, जो कि आपके 2021 की परीक्षा में पूछे जाने की संभावना है, वैसे प्रश्नों को मैं लाया हूं आज के इस वीडियो में। तो इसलिए आज का यह वीडियो आपके लिए महत्वपूर्ण होने वाला है बच्चों। तो आइए सबसे पहले हम देखते हैं पार्ट 3 जो सत्ता में साझेदारी की कार्यप्रणाली है। इसके संभावित प्रश्नों के बारे में उसके ठीक इसी वीडियो में मैं आपको पार्ट 4 के भी संभावित प्रश्नों के बारे में बताऊंगा। मैं वस्तुनिष्ठ प्रश्न भी, लघु उत्तरीय प्रश्न भी और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न भी, यानी एक ही वीडियो में आपको पार्ट 3 के और पार्ट 4 के ऑब्जेक्टिव प्रश्न, शॉर्ट प्रश्न और लघु उत्तरीय से लेकर दीर्घ उत्तरीय सभी प्रश्नों के उत्तर आपको इसमें मिल जाएंगे, जो संभावित आपको 2021 की परीक्षा में पूछे जाने की भरपूर संभावना है। वैसे सभी प्रश्न आपको इस वीडियो में मैं आज आपको बताऊंगा। तो आते हैं, शुरू करते हैं बच्चों। सबसे पहले वस्तुनिष्ठ प्रश्न में हम आते हैं। तो वस्तुनिष्ठ प्रश्न में आप देखेंगे कि जो पहला प्रश्न मैंने आपको यहाँ पर लाया है आपके सामने, वह है सत्ता में भागीदारी की सर्वोत्तम प्रणाली कहाँ विकसित की गई है। तो सत्ता में जो भागीदारी है उसकी कार्यप्रणाली हमारे देश में भी है, लेकिन सबसे सर्वोत्तम कार्यप्रणाली किस देश में है उस बात का प्रश्न इसमें पूछा गया है, जिसमें आप देखेंगे उदाहरण दिया गया है श्रीलंका में, भारत में, बेल्जियम में और पाकिस्तान में। तो सत्ता की भागीदारी की जो सर्वोत्तम कार्यप्रणाली है बच्चों, वह है बेल्जियम में, यानी सही उत्तर है बेल्जियम। यानी सत्ता में भागीदारी की कार्यप्रणाली की जो सबसे सर्वोत्तम प्रणाली है वह आपको बेल्जियम एक देश है, वहीं पर इसका उदाहरण देखने के लिए मिलता है। दूसरे प्रश्न में आते हैं। कि सत्ता में साझेदारी सही है क्योंकि, तो मैं आपको बता दूं कि क्वेश्चन बैंक में भी इस प्रश्न को मैंने इसके पहले आपको बताया था, और फिर से मैं आपको बता देता हूं कि यह विभिन्न समुदायों के बीच टकराव कम करती है। यह विभिन्न समुदायों के बीच टकराव कम करती है, यानी सत्ता में साझेदारी सही है। साझेदारी सही क्यों है? इसलिए कि यह विभिन्न समुदायों के बीच टकराव कम करती है। उसके बाद प्रश्न संख्या 3, सत्ता में भागीदारी की आवश्यकता कहां पड़ती है। तो ये देखिए, यह जो प्रश्न है बच्चों, यह बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए प्रश्न है। यह वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, यानी इसके पूछे जाने की प्रबल संभावना है आपको 2021 की परीक्षा में। और ये भी प्रश्न जो है ये भी आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो इसलिए इन सभी प्रश्नों के उत्तर आप निश्चित तौर पर याद रखेंगे। तो ये सत्ता में भागीदारी की आवश्यकता कहाँ पड़ती है, तो मैं बता दूं बच्चों कि ये जो है इस प्रश्न को मैंने आपको चर्चा किया था किसमें, क्वेश्चन बैंक में। तो क्वेश्चन बैंक में इसका उत्तर मैंने आपको बताया था, इसलिए आपको याद होगा कि क्षेत्र, भाषा और जाति के आधार पर बटे समाज में यहाँ भी जरूरत पड़ती है इसकी। क्षेत्रीय विभाजन वाले बड़े राज्य में ऐसे में भी इसकी जरूरत पड़ती है, और प्रत्येक लोकतांत्रिक राज्य में, यानी यह तीनों का तीनों ऑप्शन जो है वह आपका बिल्कुल सही है। इसलिए इनमें से सभी पर हम टिक लगाएंगे, इनमें से सभी सही उत्तर है आपका। आइए अगले प्रश्न में चलते हैं, लघु उत्तरीय प्रश्न में। तो लघु उत्तरीय प्रश्न में आप देखेंगे कि सत्ता की साझेदारी लोकतंत्र में क्या महत्व रखती है, यानी सत्ता में साझेदारी का क्या महत्व है हमारे लोकतंत्र में। इस प्रश्न का उत्तर आइए देखते हैं कि लोकतंत्रात्मक शासन व्यवस्था में सत्ता की साझेदारी का व्यापक महत्व है। यानी यह जो लोकतंत्रात्मक शासन व्यवस्था है, इसमें सत्ता की जो साझेदारी की अगर हम बात करते हैं तो इसका व्यापक महत्व है, यानी बड़े पैमाने पर इसका महत्व है। समाज के विभिन्न समुदायों को उचित सम्मान देने, हिंसक संघर्ष या टकराव कम करने के उद्देश्य से सत्ता की साझेदारी की जो कार्यप्रणाली होती है वह अपनाई जाती है।
यदि विभिन्न समूहों को उचित पहचान व सत्ता में साझेदारी नहीं मिलती है तो उनके असंतोष एवं संघर्ष से सामाजिक विभाजन, राजनैतिक अस्थिरता, सांस्कृतिक ठहराव, आर्थिक गतिरोध उत्पन्न होते हैं। अतः लोकतंत्र की सफलता विभिन्न समूहों को शासन में भागीदार बनाने से ही संभव है। यानी सभी लोगों को, सभी विभिन्न समुदाय के लोगों को समाज में अगर हम भागीदार बनाते हैं तो इससे हमारे लोकतंत्र को क्या होती है, मजबूती मिलती है। तो इस प्रकार से सत्ता में साझेदारी का महत्व आप समझ गए। यह भी इंपॉर्टेंट प्रश्न था बच्चों। अब आइए इस प्रश्न पर हम एक दृष्टि डालते हैं कि सत्ता की साझेदारी के अलग अलग तरीके क्या हैं। तो ये जो है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यानी इस प्रश्न के आपकी परीक्षा में पूछे जाने की प्रबल संभावना है। तो आइए इस प्रश्न का उत्तर देखते हैं। इसका उत्तर है सत्ता में साझेदारी के लोकतंत्र में कई तरीके हैं। विभिन्न सामाजिक समूहों के बीच सत्ता का विभाजन कर दिया जाता है, यानी सत्ता जो होती है उसका बंटवारा कर दिया जाता है। संविधान द्वारा सामाजिक रूप से कमजोर समुदाय एवं महिलाओं को विधायिका एवं प्रशासन में हिस्सेदारी देने की व्यवस्था की जाती है। यानी इसके पहले मैंने क्वेश्चन बैंक में भी इस प्रश्न का चर्चा किया था कि किस प्रकार से संविधान के द्वारा समाज में जो निचले तबके के लोग हैं, जो दबे कुचले हैं, जो महिलाएं हैं, उनको भी हिस्सेदारी देने के लिए संविधान में आरक्षण की व्यवस्था की गई है। तो इस व्यवस्था के तहत उनको विधायिका में और प्रशासन में हिस्सेदारी दी जाती है। किसान, व्यापारी, उद्योगपति, शिक्षक, मजदूर, इन जैसे संगठित हित समूह सरकार की विभिन्न समितियों में प्रतिनिधित्व कर सत्ता में भागीदारी करते हैं। इस प्रकार के विभिन्न समूह जब सक्रिय हो जाते हैं तो किसी एक समूह का समाज के ऊपर प्रभुत्व कायम नहीं हो सकता। तो इस प्रकार से आप देख लिए कि कितने तरीके जो हैं अपनाए जाते हैं, कौन कौन से तरीके हैं सत्ता में साझेदारी के। अगले प्रश्न में आते हैं। सत्ता में भागीदारी की क्या आवश्यकता है? तो क्या आवश्यकता है, यह बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। यह भी आपका VVI क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके भी पूछे जाने की प्रबल संभावना है। यानी आपको तो ये प्रश्न भी पूछा जा सकता है, नहीं तो इसके पहले जो मैंने आपको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट में रखा था वह भी प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। तो इसकी क्या आवश्यकता है सत्ता में भागीदारी की, आप समझ लेंगे कि वर्तमान लोकतांत्रिक युग में सत्ता में भागीदारी की आवश्यकता और अनिवार्यता बढ़ गई है। सत्ता में भागीदारी राजनीतिक व्यवस्था को क्या करती है, मजबूती यानी दृढ़ता प्रदान करती है। विभिन्न सामाजिक समूहों के बीच यदि समुचित सत्ता का विभाजन कर दिया जाता है तो क्या होता है बच्चों, आपसी टकराव की संभावना कम हो जाती है। तो इस प्रकार से इस प्रश्न का उत्तर आप समझ गए। अब आते हैं हम अगले पाठ में, जिस पाठ का नाम है संघात्मक शासन व्यवस्था। तो इसके जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हैं, संभावित प्रश्न हैं जो 2021 की परीक्षा में आपसे पूछे जा सकते हैं, उन प्रश्नों पर हम चर्चा करते हैं। और सबसे पहले वस्तुनिष्ठ प्रश्न जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है आपका, उस पर चर्चा करते हैं। तो ऑब्जेक्टिव प्रश्न में आप देखेंगे कि भारतीय संविधान में केंद्र राज्य अधिकारों के संबंध में कितनी सूचियां हैं। तो इसके पहले का अगर वीडियो बच्चों आपने देखा होगा इसी पाठ का, तो उसमें आपको मैंने बताया है कि कितनी सूचियां हैं। तो आपको निश्चित तौर पर याद होगा कि हमारे भारतीय संविधान में केंद्र राज्य अधिकारों के संबंध में 3 सूचियां हैं। कितनी सूचियां हैं बच्चों, 3 सूचियां बनाई गई है। उसके नाम भी मैंने आपको याद करवाए थे, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। तो चलिए आपको याद हो गया है 3, ये सही उत्तर है। अब आते हैं अगले प्रश्न में कि स्वतंत्रता प्राप्ति के पूर्व भारत में देशी राज्यों की संख्या कितनी थी। यानी आपको याद होगा कि जिस समय अंग्रेज हमारे देश में आए थे तो उस समय छोटे छोटे राजाओं का हमारे देश के कई राज्यों में शासन था।
तो उनके अनुसार देशी राज्यों की संख्या जो है, जब हमारा देश आज़ाद हुआ तो सभी राज्यों का विलय कर लिया गया, यानी उनको मिला लिया गया। लेकिन उसके पहले देशी राज्यों की संख्या कितनी थी, उसके बारे में यह प्रश्न है और काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यह बच्चों। तो इसका संख्या जो है देखिए किस तरह से बताया गया है कि 420, 565, 741 और 945। तो इसका सही उत्तर है बच्चों बी 565। यानी हमारा देश जब आज़ाद हुआ उसके पहले हमारे देश में देशी राज्यों की संख्या 565 थी, यानी 565 अलग अलग राज्य थे हमारे देश में, जिसमें अलग अलग शासक या राजा राज्य करते थे। तो आइए अगले प्रश्न में चलते हैं। प्रश्न जो है आपका ये तीसरा जो प्रश्न है, संघ सरकार का उदाहरण है। इसकी चर्चा मैं पहले ही कर चुका हूं और इसकी चर्चा जो है वह क्वेश्चन बैंक में की जा चुकी है, लेकिन मैं आपको फिर से बता दूं कि संघ सरकार का उदाहरण है ए अमेरिका। प्रश्न अगला प्रश्न है कि झारखंड राज्य का गठन कब हुआ था। तो इस प्रश्न का भी चर्चा मैंने इसके पहले कर चुका हूं, लेकिन आपको फिर से मैं इसका उत्तर बता दूं कि ये आपका सी जो है 15 नवंबर 2000, यह सही उत्तर है आपका। 15 नवंबर 2000 को बिहार से झारखंड अलग होकर एक नया राज्य बना था। चलिए अगले प्रश्न की हम बात करते हैं। अब लघु उत्तरीय प्रश्न में आते हैं। तो लघु उत्तरीय प्रश्न जो आपका 2 अंक का होता है, तो इसमें आप देखेंगे कि संघात्मक व्यवस्था राष्ट्रीय एकता में कैसे सहायक है, यानी किस प्रकार से संघात्मक व्यवस्था जो है हमारी राष्ट्रीय एकता को मजबूत बनाती है, इसके बारे में हम समझते हैं। तो संघात्मक सरकार राष्ट्रीय एकता और प्रांतों की स्वतंत्रता का सामंजस्य स्थापित करती है। यानी क्या करती है संघात्मक सरकार? राष्ट्रीय एकता और प्रांतों की स्वतंत्रता का सामंजस्य स्थापित करती है। संघात्मक शासन व्यवस्था में न्यायपालिका स्वतंत्र और सर्वोच्च होती है। संघात्मक शासन में शक्तियों का स्पष्ट विभाजन होता है। इसमें राष्ट्रीय महत्व के विषय तो केंद्रीय सरकार के पास तथा कम महत्व के विषय प्रांतीय यानी राज्य सरकारों के पास होते हैं। अब अगला प्रश्न देखिए वह है कि संघात्मक शासन व्यवस्था से आप क्या समझते हैं। तो यह जो है ये भी आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और यह जो है वह वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यानी इस प्रश्न के आने की प्रबल संभावना है। तो यह छोटा सा उत्तर भी है इसका, इसलिए आप इसको निश्चित तौर पर याद कर लेंगे बच्चों कि संघात्मक शासन व्यवस्था में संपूर्ण देश का शासन एक केंद्र से नहीं चलाकर इकाइयों की सरकारों द्वारा भी चलाया जाता है, तब उसे संघात्मक शासन व्यवस्था कहते हैं। यानी संघात्मक शासन व्यवस्था किसे कहते हैं? जब पूरे केंद्र देश का संचालन एक केंद्र से नहीं चलाकर इकाइयों की सरकारों द्वारा, यानी केंद्र सरकार, राज्य सरकार और उसके बाद पंचायती और नगरीय जो संस्थाएं हैं, इसके माध्यम से क्या किया जाता है? चलाया जाता है। तब ऐसी व्यवस्था को हम कहते हैं संघात्मक शासन व्यवस्था। तो इस प्रकार से इसका उत्तर आप समझ गए बच्चों। अब चलते हैं लघु उत्तरीय प्रश्न में ही। प्रश्न 7 जो आपका यह है कि संघात्मक शासन व्यवस्था की 2 विशेषताएं बताएं। तो इसकी चर्चा क्वेश्चन बैंक में हम लोग कर चुके हैं, लेकिन फिर से मैं आपको बता दूं कि कौन कौन सी 2 विशेषताएं हैं। इस विशेषताओं का भी जिक्र ऊपर कर दिया गया है, शक्तियों का विभाजन और स्वतंत्र एवं निष्पक्ष न्यायपालिका। तो संघात्मक सरकार की 2 विशेषताएं निम्नलिखित हैं। पहला मैंने आपको बताया कि शक्तियों का विभाजन। संघीय सरकार में संविधान के द्वारा ही केंद्र और राज्य सरकार के जो बीच में जो होता है वह शक्तियों का विभाजन कर दिया जाता है, बंटवारा कर दिया जाता है। इसमें दोनों सरकारें अपने अपने क्षेत्र में स्वतंत्रता पूर्वक कार्य करती हैं। दूसरा है स्वतंत्र न्यायपालिका। पहला मैंने आपको बताया शक्तियों का विभाजन और दूसरा स्वतंत्र न्यायपालिका, यानी संघीय सरकार में न्यायपालिका ही संविधान की संरक्षक होती है। केंद्र और राज्य दोनों सरकारों को संविधान के विरुद्ध कार्य करने का अधिकार नहीं होता है, यानी केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों ही जो संविधान में जो बातें लिखी गई हैं उसके विरुद्ध कार्य नहीं कर सकती।
केंद्र और राज्य सरकारों के बीच संवैधानिक विवादों का निपटारा वही करती है, यानी संविधान हमारे देश में सर्वोच्च है, न्यायपालिका हमारे देश में सर्वोच्च है और न्यायपालिका क्या है? संविधान की संरक्षक है। चलिए इस प्रश्न का भी उत्तर आप समझ गए। अब जो मैंने आपको बताया जो तीसरी सूची है इसका भी चर्चा हम लोग क्वेश्चन बैंक में कर चुके हैं, पुनः इसकी चर्चा मैं कर दूं। यह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके परीक्षा के लिहाज से। तो संविधान में यह समवर्ती सूची के बारे में जो प्रश्न पूछा गया है इसके उत्तर के बारे में हम जान लेते हैं कि संविधान में केंद्र और राज्य सरकारों के बीच शक्तियों का बंटवारा कर दिया गया है, बांट दिया गया है। तो समवर्ती सूची में वैसे विषय रखे गए हैं जो संघ सूची और राज्य सूची से शेष बच गए हैं। इस सूची में 47 विषय रखे गए हैं। इस पर केंद्र व राज्य सरकार आवश्यकता अनुसार कानून बना सकती है, लेकिन केंद्र द्वारा कानून बनाए जाने की स्थिति में राज्य सरकार का बनाया हुआ कानून स्वतः समाप्त हो जाता है। तो केंद्र सरकार का बनाया हुआ कानून जो है वह राज्य सरकार पर भी लागू हो जाता है। तो इस प्रकार से ये जो है आपको अभी तक के प्रश्न थे बच्चों, यानी संभावित जो प्रश्न हैं पार्ट 3 और पार्ट 4 के, उन सभी का उत्तर मैंने आपको इसमें बता दिया है और प्रश्न भी बता दिया है। तो इस प्रकार से इस वीडियो में आपने देखा कि किस प्रकार से 2021 की परीक्षा में पार्ट 3 और पार्ट 4 से आपसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो इन सभी प्रश्नों के आप निश्चित तौर पर उत्तर याद रखेंगे बच्चों। तो फिर से हम आपसे मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे।